मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। इस सेशन का नाम मैं समझता हूँ कि उचित यह होगा कि मैं इसको कहूँ राष्ट्रवाद बनाम भाषणवाद। आज मैं सर्वप्रथम जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको शत शत नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी शहादत देश की सीमा के लिए दी है। अब राष्ट्रवाद अगर आप सोचेंगे तो दुनिया के जो बड़े देश हैं वो राष्ट्रवाद की भाषा जानते हैं। अगर राष्ट्रवाद की भाषा आप समझें तो आप इजराइल से सीखें। राष्ट्रवाद की भाषा यदि आप सीखें तो चीन से सीखें। जो 70 के दशक में 80 के दशक तक चीन ये कहता था कि जहाँ चीनी रहता है वही चीन है, और जहाँ चीन है वहीं चीनी रहते हैं। उनकी भावना आज से नहीं, बहुत पीछे से समझी जा सकती है। जिस क्षेत्र में गलवान घाटी के जिस क्षेत्र में उन्होंने LAC को अतिक्रमित किया है, वह क्या उससे भी आप उत्तर तक जाइए, जो अक्साई चीन का इलाका था वो हमारा था। लद्दाख राज्य के राजा ने उसको अपने अधीन रखा था। चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है तिब्बत के पठार का, उसमें से बहुत सारा हिस्सा हमारा था जो लद्दाख के राजा के अधीन था। मैं राजा का नाम भूल रहा हूँ, अन्यथा मैं आपको बताता। जब देश आज़ाद हुआ तो ये सब क्षेत्र हमारे पास थे। उससे उत्तर में तिब्बत का राज्य था, और लद्दाख राज्य की सीमा और तिब्बत राज्य की सीमा, हिमाचल में किन्नौर वगैरह की सीमा वो तिब्बत की सीमा से मिलती जुलती थी। वो भूगोल ऐसे ही दिखता है। आगे फिर जो भी है, हिमालय पे एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ हम लोग हैं, और चीन से हमारी रक्षा, उत्तर के आक्रमण से हमेशा हिमालय हमारी रक्षा करता रहा है। इसीलिए हम हिमालय को पूजते भी रहे हैं। और कालिदास ने यहाँ तक कहा, अस्त्युत्तरस्याम गिरिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय नाम का पर्वत है जो देवताओं की आत्मा है। वो पर्वतों के राजा हैं और हम उसको हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हिमालय से हमारी बड़ी रक्षा होती रही है। इसमें जो हमारी सीमा थी वो मैंने आपको बताया कि हम अभी जहाँ हैं उससे काफ़ी उत्तर तक थे, क्योंकि वो लद्दाख राज्य का हिस्सा होता था। पर 62 की लड़ाई में चीन ने उसका बहुत सारा हिस्सा हड़प कर लिया। अक्साई चीन को अपने में मिला लिया इस नाम पे कि चीन इसमें लगा हुआ है, तो यह चीन का हिस्सा है। और इसी को बोलते हैं चीनी राष्ट्रवाद, कि जहाँ भी उसको चीन शब्द मिलेगा वो समझता है कि उसका है। हर साल ज़मीन हड़पेगा और वो चीन का है। ये चीनी राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद अलग है। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि भगवान राम ने कहा था
कि अपि स्वर्णमयी लंका माम न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे लिए माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। तो हर भारतीय के लिए उसका राष्ट्र, उसकी मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। ये बात चीन को भी समझ लेना चाहिए। और समझना क्या चाहिए, वो भारतीय सैनिकों के पराक्रम, शौर्य सब जानते हैं। और लद्दाख क्षेत्र अति दुर्गम क्षेत्रों में से एक है। लद्दाख में ये कहा जाता है कि लद्दाख में दो ही किस्म के लोग आते हैं, जो इसके दोस्त हैं वो आते हैं, या जो इसके दुश्मन हैं वो आते हैं। इस टाइम चीनी दुश्मन वहाँ प्रवेश किया है। वहाँ पे भूमि ऐसी है कि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वनस्पति कम है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। अगर आप कभी लद्दाख जाएंगे तो पाएंगे कि आप 50 कदम भी तेज़ नहीं चल सकते, आप हाँफने लगेंगे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति समतल से उस ऊंचाई पे जाता है तो उसके फेफड़े उतने ऑक्सीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी छाती चौड़ी नहीं होती, उनके फेफड़े उस आकार के नहीं होते कि उसको उतनी ऑक्सीजन मिले। ऐसे दुर्गम और टेम्परेचर 6 महीने सियाचिन में तो हमेशा ही माइनस में टेम्परेचर होता है, -48 डिग्री सी तक जाता है। पर लद्दाख के अन्य हिस्से में भी टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है। सितंबर से टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है और मार्च के महीने से बर्फ़ जब पिघलना शुरू होता है तो टेम्परेचर इम्प्रूव होना शुरू होता है। अब वहाँ पे हमारे जो जवान होते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होती है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका अपना वज़न होता है, उसके बाद उनके पास ढेर सारी सामग्री होती है, फिर भी उस दुर्गम स्थल का वो वहाँ पे रह के और उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जहाँ पे ठंड में सांस लेने में दिक्कत, अन्य दिनों में भी ऑक्सीजन की कमी, ठंड में और ज़्यादा कमी, फिर भी वो देश की रक्षा हर हाल में करते हैं, अपनी जान पे खेल जाते हैं। इस बार चीन ने धोखे से गलवान घाटी में प्रवेश किया। अब उनको खदेड़ना है। अगर नहीं खदेड़ेंगे तो वो अपने राष्ट्रवाद के नाम पे हर बार कुछ न कुछ ज़मीन हड़प कर जाते हैं। एक बार उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अभी वो पेंगोंग लेक बड़ा ही जादुई लेक है, और जो 7 फिंगर्स की बात होती है, उस 7 फिंगर्स में से 4 हमारे हिस्से में थे, या उससे भी ज़्यादा हमारे हिस्से में थे। उस लेक की लंबाई 134 किलोमीटर है, कुछ हिस्सा उनके जिम्मे था। इस बार वो उससे आगे बढ़ाए हैं और उस पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। अब ये जादुई लेक मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब दिन होता है तो उन पहाड़ियों से सूर्य की रोशनी, जैसे जैसे पहाड़ियों पे रोशनी आती है, वो परिवर्तित होकर के पानी में परछाई बनती है और उस लेक के रंग बदलते रहते हैं। तो आप पाएंगे कि दिन में कई बार उस लेक के रंग आपको बदले मिलेंगे, क्योंकि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। तो जिस पहाड़ी से जैसी किरणें टकरा के उस जल में आता है, वैसे ही रंग आपको दिखते हैं। चांगला पास से जैसे आप उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये आपको लेक मिलता है। चांगला पास पे जब हम लोग गए थे
सितंबर के शुरुआत में तब भी वहाँ इतनी ठंड थी कि हम कांप रहे थे, थर-थर कांप रहे थे। पर हमारे सैनिक भाइयों ने हमें अपने कैंप में चाय मिलाया, क्योंकि जब भी आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो लेह में स्थित आर्मी कार्यालय से आपको परमिशन लेने होते हैं और उसके बाद वो फिर आपको एंट्री करवानी होती है चांगला पास पे, और फिर आप पेंगोंग लेक की तरफ जा पाते हैं। अब हमारी सेना के जवान क्या क्या करते हैं उस दुर्गम क्षेत्र में, तो हमारे नागरिकों के लाइफलाइन है। वहाँ की कैंटीन में वहाँ के नागरिकों के लिए रोज़मर्रे का सामान मिलता है। उनके लिए हमारे सेना के जवान सड़क बनाते हैं, सारी सुविधा उपस्थित करते हैं, और आप यूँ समझिए कि हमारी सेना ही वहाँ की लाइफलाइन है। अब उस दुर्गम स्थल में यदि धोखे से कोई आ जाता है तो इतनी आसानी से पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पहाड़ी की दूसरी पहाड़ी के ओट में वो आ जाएंगे, और जब धोखा ही देने आएंगे तो आपको पता कैसे पड़ने देंगे। यही कुछ इस वर्ष हुआ है। पीछे भी वो करते थे, इस वर्ष उन्होंने उसको और पीछे करते थे पर पीछे हट जाते थे। इस बार उन्होंने कुछ निर्माण कर दिया जो बेहद ही आपत्तिजनक है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इसके लिए हमें युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े, हमें लड़ने चाहिए। मानता हूँ एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ देश की सीमा है। दोनों ही हमारे लिए बड़े ही खतरनाक हैं। यदि हम कोरोना को नहीं परास्त कर पाए तो भी हम परेशान हैं, हमारी आर्थिक गतिविधि गड़बड़ा रही है। यदि हम सीमा पे माकूल जवाब नहीं देंगे, अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम संप्रभु राष्ट्र किस बात के? फिर हम कैसे कह सकते हैं किसी को कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं? इसीलिए हमें अपनी सीमा की रक्षा हर हाल में करनी है, और हमारे सैनिकों ने इसी भावना से शहादत दी है, क्योंकि वो माँ और मातृभूमि की रक्षा पहले करते हैं, माँ की रक्षा करने बाद में जाते हैं। यदि जीवित रहते हैं तो माँ की रक्षा कर पाते हैं, नहीं तो मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो शहीद हो जाते हैं। यही उनकी वीरता है, यही उनका अमर बलिदान है जो अभी हमारे सैनिकों ने दिया। इसीलिए मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। मैंने फेसबुक पे भी उन सेनानियों का शत शत नमन किया है। मैं सेना का सम्मान करता हूँ जो हर हाल में अपनी जान जोखिम में डाल के देश की रक्षा करते हैं, और हम निश्चिंत होते हैं, घर में सो रहे होते हैं, पर वो जाग रहे होते हैं और देश की रक्षा कर रहे होते हैं। इसीलिए उनको हम सम्मान करते हैं, हम उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं। ये एक अध्याय था। इसका दूसरा अध्याय देखिए। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं पर इतिहास को शायद हम भुला देते हैं। नेहरू जी जैसे परिपक्व और सुलझे हुए नेता जो चीन के साथ पंचशील समझौता किया था, उनको चीन ने धोखा दिया, और ऐसा कहा जाता है कि उस सदमे से नेहरू जी नहीं उबर पाए और उसके 2 साल पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। जब 62 के युद्ध में हमारी हार हुई थी तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट को ये कहा था कि जो भूमि हमने खोई है वह बहुत महत्व का नहीं है, वह बहुत महत्व का नहीं है। इस पे माननीय वाजपेयी जी ने कहा था कि श्रीमान आपके सिर पे बाल नहीं है तो क्या
उसका महत्व न समझा जाए। और जवाब में नेहरू जी ने कहा था कि यह लड़का एक दिन अवश्य प्रधानमंत्री बनेगा भारत का। ये मैं सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, इसलिए कि उन दिनों हमारी अवस्था 4 साल की थी। तो मुझे क्या पता कि नेहरू जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा, वाजपेयी जी ने क्या उत्तर दिया, और हमारे पास इसके कुछ सबूत भी नहीं हैं, क्योंकि ये आर्कियोलॉजी में जाके, आर्काइव में जाके इन फाइलों को कौन तलाशेगा, पार्लियामेंट म्यूज़ियम में कौन तलाशेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सुनी सुनाई बात है, इस पर मैं कोई दावा नहीं प्रस्तुत कर रहा। ये सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, पर हमने युद्ध हारे थे। वाजपेयी जी की कहानी आती है उसमें। अब आगे हम बढ़ें, आगे देखते हैं कि जब तक कांग्रेस का शासन रहा या अन्य दलों का शासन रहा, उन्होंने चीन से अधिक प्रगाढ़ संबंध नहीं के बराबर बनाया। माननीय वाजपेयी जी ने ही अपनी एक थ्योरी दी कि चीन से संबंध बढ़ाया जाए और बातचीत के सहारे समस्याओं का समाधान संभव है और वो समाधान किया जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं था, एक अच्छी थ्योरी थी, लेकिन हमें सावधान भी तो उसी तरह से होना चाहिए था। जब व्यापार बढ़ा तो शुरुआती के वर्षों में हम लगभग बराबर के व्यापार थे। जितने सामान हम देते थे उतने के ही सामान हम उनसे लेते थे, लेकिन धीरे धीरे चीन ने हमारे व्यापार घाटे को बढ़ा दिया। अब उनका सामान ज़्यादा आता है हमारे यहाँ, हमारे सामान कम जाते हैं, और उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी पैठ बना रखी है कि हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे को उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। उनकी राष्ट्रवाद देखिए, और हम सस्ते के चक्कर में, हमारे व्यापारी सस्ते के चक्कर में चीन का चक्कर काटते रहे और वो हमसे धन कमाते रहे, और अब हमारी ज़मीन पुनः से हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इस राष्ट्रवाद को हम तभी सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं, जब हम 137 करोड़ जनता संकल्पित हो जाएं कि हम अपने देश में, जैसे अभी हमारा नारा है कि हम अपने देश में ही हर सामान का उत्पादन करेंगे, तभी यह संभव है। और यह नारा बन के न रह जाए, इस पे काम किया जाए और उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि इंटरनेशनल मार्केट में वह दाम और गुणवत्ता दोनों के हिसाब से चीनी सामान को टक्कर दे सके, तभी यह संभव है। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो चीनी सामान का बहिष्कार अवश्य किया जा सकता है। हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे या अपने आप को कम सुविधा में रख लेंगे जब तक कि हम स्वतः उत्पादन नहीं करते। जैसे गांधी जी जो हाथ से कपड़ा बुनते थे उसी को पहनते थे और उतना ही पहनते थे जितना उनके हिस्से में आता था उन दिनों, पर मशीन का कपड़ा वो नहीं पहनते थे। और उन्होंने हस्तकरघा को बढ़ावा दिया था और ये उनकी प्रेरणा थी। और आप देखिए कि हमारे ढाका के मलमल पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो हमारे सारे कुटीर उद्योग बंद हो गए। वही हाल चीन ने किया, सस्ता सामान दे करके हमारी व्यापारियों को लुभा करके हमारे देश में सस्ते सामान भेज करके हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पीछे मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें किसी दवाई बनाने वाले कंपनी के मालिक से पूछा जा रहा था कि क्या सारी दवाइयाँ अपने देश में अगर निर्मित होती हैं
तो क्या उसके रॉ मटेरियल भी हमारे यहाँ ही बनता है? उनका जवाब था कि नहीं, इसमें से अधिकांश का रॉ मटेरियल वो चीन से आता है। अब इस कारणों से भी चीन हमें धमकाता रहता है और वो समझता है कि भारत को हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। तो यदि हम राष्ट्रवाद का परिचय देते हैं तो हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि हम अपना सामान स्वयं बनाएं, तब तक हम चीनी सामानों का बहिष्कार करें। और मुझे एक बात और याद आ रही है कि 1974 में लहरियासराय के पोलो मैदान में, जो दरभंगा शहर का एक हिस्सा है, वहाँ जयप्रकाश नारायण जी का भाषण था और मैं 10वीं का छात्र था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बिहारियों में जोश बहुत है पर होश नहीं है। आज भी मैं उस बात को याद करता हूँ और पाता हूँ। तो जो बिहार एक समय में आज़ादी के समय नंबर 1 का इंडस्ट्रियल स्टेट था, आज वह बिहार सुखाड़ या बाढ़ में बदल चुका है। वहाँ की जनता भटकती रहती है रोज़गार के लिए। अब जातिवादी लोग चाहे उसकी सफाई कैसी भी दें, लेकिन सत्य तो यही है। अभी प्रवासी मजदूर के पलायन की बात हुई तो सबसे ज़्यादा गाड़ी बिहार को दी गई। कारण वहाँ अगर रोज़गार होता तो ये नौबत नहीं आती। अब यदि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको लंबे समय के लिए रणनीति बनानी होगी। जब हमारे पीछे नवरत्न कंपनियां थी, वो घाटे में क्यों चली गई? क्या इसका कारण तलाशा गया? ऐसे क्यों हुआ? इसके ऊपर हमने विचार किया। क्या हम आगे इस बात पे अडिग रहेंगे कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही करेंगे, या केवल नारेबाजी चलता रहेगा, राजनेताओं के बीच बहसबाद छिड़ता रहेगा, एक नया मुद्दा आएगा, राष्ट्र का ध्यान उस तरफ मोड़ दिया जाएगा? अगर सच्चे राष्ट्रवाद की बात हो तो व्यापारी, अधिकारी, राजनेता और जनता सबको राष्ट्र हित में ही सोचना पड़ेगा। जब कोई बाहरी आक्रमण होता है या कोई बड़ी बात होती है तो हमें वो भावना निकल के ऊपर आ जाती है, पर बाद में फिर वो सुसुप्त अवस्था में चली जाती है, जिस कारण हमें अपनी भावनाओं के कारण बार बार दुख झेलना पड़ता है। तो चीन से हर हाल में वो ज़मीन वापस ली जानी चाहिए और हमें अपने लंबे रणनीति के हिसाब से देश को तैयार करना चाहिए, ढांचागत परिवर्तन करने चाहिए, इंडस्ट्री लगाने चाहिए, उसमें क्वालिटी टक्कर के होने चाहिए। तभी जाके हम सारी बातों को राष्ट्रवाद से जोड़ सकते हैं। अगर वो केवल सामयिक होके रह गया तो हम ऐसे ही पिछड़ते रहेंगे और कभी चीन आँख दिखाएगा, कभी पाकिस्तान आँख दिखाएगा, कभी नेपाल आँख दिखाएगा, कभी बांग्लादेश भी आँख दिखाएगा, कभी म्यांमार आँख दिखाएगा या हमसे रूठ जाएगा, लंका हमें आँख दिखाएगा या हमसे रूठ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चीन अपनी इतनी तरक्की कर चुका है कि वो किसी को पैसे से दबा देता है, किसी को अपनी सेना से धमका देता है और वह अपने रणनीति के हिसाब से चलता रहता है। और जो देश हमारे साथ ही स्वतंत्र हुआ था, 80 तक जिसका GDP हमारे बराबर ही था, आज वो दुनिया की दूसरी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है। आखिर क्यों? क्योंकि हम केवल राष्ट्रवाद का नारा देके रह जाते हैं, हम उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं।
तो मैं तो सभी से यही अपील करूँगा कि आप चीन के सामान का बहिष्कार ज़रूर करिए, लेकिन अपने यहाँ निर्माण भी करिए। मिट्टी की दीप जलती थी, जलाई जाती थी हमारे यहाँ। हम अपने यहाँ जो विश्वकर्मा लोग, जो कुंभकार लोग हैं, उनके द्वारा बनाए गए दीप का ही उपयोग करें। हम चीनी दीप की सुंदरता पर न जाएं। हम देवी देवताओं के सामने लड़ी ना लगाएं जो चीन से बन के आता है। हम बहुत सारे सामान जो हमारे दैनिक उपयोग में चीन से बन के आता है, हम उसका त्याग करें। देवी देवता कभी नहीं कहते कि तुम हमारे यहाँ 10 लड़ियाँ लगा दो। हमारे पूजा के विधान बड़े आसान हैं। आज भी फूल पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में होता है और फूल से हम अपने देवताओं की पूजा करते रहे हैं, करेंगे। लड़ी तो उन दिनों नहीं थी। हमारी मिट्टी की दीप में सरसों के तेल जलाए जाते थे, घी के दिए जलाए जाते थे। हमारे देवी देवता उससे ही प्रसन्न होते थे। और उन दिनों तो बिजली नहीं थी, ये लड़ियाँ नहीं थी, फूलों की माला बनाई जाती थी और उससे ही हमारे देवी देवता प्रसन्न होते थे। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी। हमारे गांव में, शहर में, पड़ोस में एक के खर्च करने से दूसरे की जीविका चलती थी। आज उलट हो गया है। हर चीज़ वो जो चीन से बन के आता है वो सस्ता होता है, देखने में थोड़ा सुंदर होता है, पर टिकाऊ नहीं होता है। हम उसको खरीद लेते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं, अपने आप को गरीब बनाते हैं। फिर वो दादागिरी के अंदर हमारी ज़मीन भी हड़प कर जाता है। तो आवश्यकता है कि हर देशवासी को इस पे गहराई से मंथन करना चाहिए और चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। यह राष्ट्रवाद का विषय है कि अगर आप अपने यहाँ हर चीज़ बनाएंगे तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे, आप परावलंबन में नहीं जिएंगे, आप दूसरों के अधीन नहीं हो पाएंगे और आपकी खुशहाली बढ़ती जाएगी। आपको बार बार दुखी नहीं होना पड़ेगा। और जब हम हर तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमें फिर कोई आँख भी नहीं दिखाएगा, हमसे कोई रूठेगा भी नहीं। आज तो हालात ये हैं कि हमारे से ज़्यादा फ़ायदे लेते हैं और हमसे ही रूठ जाते हैं। इसके उदाहरण हमारे कई पड़ोसी देश हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रलोभन उनको चीन दे देता है और फिर वो हमारी आर्थिक स्थिति को, हमारी सामाजिक परिस्थिति को बिगाड़ता है। यह सब समझने की ज़रूरत है। केवल दिल्ली में बैठे मीडिया को देख लेने से, भाषण कर लेने से, भाषण को सुन लेने से तो बहुत कुछ नहीं होगा, बहुत लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए सरकार को दूरगामी नीति बनाने चाहिए और राजनेताओं को विरोधाभासी बातें नहीं करनी चाहिए। जो देश हित की बात हो वही करें और जनता को संकल्पित होके उसका पालन करना चाहिए। सरकार को भी संकल्पित होके उसको क्रियान्वित करना चाहिए, क्योंकि जब हम संकल्पित हो जाते हैं तो ब्रिटेन जैसे महाशक्ति को, जिसके कि सूर्य का अस्त नहीं होता था जिसके राज्य में, उस शासन को भी समाप्त कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम सारे लोग यदि संकल्पित हो जाएंगे तो चीन 3 दिन के भीतर हमारी सीमा से कोसों दूर भाग जाएगा कि अब भारतीय संकल्पित हो गए हैं। ये हमारा कितना नुकसान कर देंगे इसका पता नहीं, तो वो अपनी रक्षा में लग जाएंगे, हमारे तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए भाइयों, संकल्पित होइए और जो देश हित में हो वही कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।